हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं IELTS रीडिंग में एक नया टॉपिक जो है टेबल कंप्लीशन। वैसे तो हमने आज का वीडियो टेबल कंप्लीशन पे बनाया है, लेकिन यही रूल्स, यही स्ट्रेटजी, यही टिप्स आप फ्लो चार्ट कंप्लीशन पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा दावा है कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको टेबल कंप्लीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है दीपक सिंह चौहान और आप देख रहे हैं फ्लाईवे इमिग्रेशन। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टेबल कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस की। वैसे तो हमने आज का वीडियो सिर्फ टेबल कंप्लीशन टाइप पर बनाया है, लेकिन यही सारी टिप्स, यही सारे सजेशंस, यही सारी स्ट्रेटेजीज आप फ्लो चार्ट टाइप क्वेश्चंस में भी फॉलो कर सकते हैं कि दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है। तो डिफरेंस कहां पर होता है दोस्तों, क्वेश्चन को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, सिर्फ वही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये एक टेबल कंप्लीशन टाइप का क्वेश्चन है और ये एक फ्लो चार्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देखेंगे कि दोनों ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि इंफॉर्मेशन को थोड़ा अलग ढंग से प्रेजेंट किया गया है और कोई डिफरेंस नहीं है। सारी स्ट्रेटजीज इसमें सेम रहेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि टेबल कंप्लीशन टाइप में क्या प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को। तो जो टेबल कंप्लीशन टाइप है क्वेश्चन है दोस्तों, ये लाइक ए समरी कंप्लीशन क्वेश्चंस है। इसमें हमको एक नोट दिया होगा, एक समरी टाइप की दी होगी। फर्क ये है कि इसमें हमको एक टेबल बना के दिया होगा और उसके अंदर हमको सारी इंफॉर्मेशन दी होगी और हमको कुछ ब्लैंक्स दिए होंगे लाइक 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये हमको ब्लैंक्स फिल करने हैं। तो हमको एक समरी कंप्लीट करनी है। समरी कंप्लीशन से ये क्वेश्चन इसीलिए डिफरेंट है दोस्तों कि समरी कंप्लीशन में कोई टेबल नहीं दिया जाता। इसमें आपको एक टेबल दिया जाएगा और टेबल के अंदर आपको एक समरी टाइप की दी जाएगी जो आपको कंप्लीट करनी होगी। इसको हम बोलते हैं टेबल कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन। ऑलमोस्ट ये सेम ही है समरी कंप्लीशन टाइप का। इसमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है दोस्तों कि ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपके लिए आपको पूरा पैसेज नहीं पढ़ना पड़ता। पैसेज के एक छोटे हिस्से में ही आपको सारे आंसर मिल जाते हैं। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सारे आंसर एक ही पैराग्राफ में मिल जाएंगे, मगर आपको 2 पैराग्राफ के अंदर भी आंसर मिल सकते हैं, लेकिन आंसर बहुत ही क्लोज होंगे। मतलब एक छोटे सेक्शन में ही आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, ये डिफरेंट इस तरह है समरी कंप्लीशन से कि ये ज़्यादातर दोस्तों, ये मैंने देखा है कि ये ऑर्डर में क्वेश्चन नहीं आता है। तो समरी कंप्लीशन ऑलमोस्ट ऑलवेज इन ऑर्डर था। इसमें कोई गारंटी नहीं है दोस्तों कि ये ऑर्डर में ही आएगा। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर भी क्वेश्चन आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन ऑर्डर में आते हैं और कभी क्वेश्चन ये होता है कि क्वेश्चन आउट ऑफ ऑर्डर भी आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। तीसरी बात यह है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन में मैंने जैसा भी पहले भी समझाया था समरी को कंप्लीशन के टाइम भी, कि आपको पहले क्वेश्चन समझना है, समरी पूरी पढ़नी है, समरी का मीनिंग समझना है, उसके बाद ही आपको पैसेज पढ़ना है। तो सेम चीज़ आपको दोस्तों यहाँ भी अप्लाई करनी है। आपको ये टेबल में जो भी आपको समरी दी गई है, आप पहले उसको पढ़ें, उसका मीनिंग समझने की कोशिश करें और उसके बाद आप पैसेज को पढ़ें और उसका आंसर ढूंढें। तो दोस्तों, आप सेम वर्ड ढूंढने के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आपको वो मिलने वाला नहीं है। मैं पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि सिनोनिम्स और पैराफ्रेज करके क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जो टोटली डिफरेंट होते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस में जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो पैसेज में आपको वर्ड्स नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, समरी कंप्लीशन क्वेश्चन की तरह टेबल कंप्लीशन क्वेश्चन में भी हम पहले इसका मीनिंग समझने वाले हैं। तो हम पूरा क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ने वाले हैं, उसका मीनिंग समझने वाले हैं, उसके बाद हम पैसेज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, हम एक पैसेज लेके आए हैं हेनरी मूर, जो हमने पहले भी किया हुआ है समरी कंप्लीशन में शायद। तो वही पैसेज हम पूरा आज करने वाले हैं और आपको टेबल कंप्लीशन क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट हमारी स्ट्रेटजी ये होगी कि हम पहले इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ेंगे। क्या वो 1 वर्ड है, 2 वर्ड है या नॉट मोर देन 3 वर्ड है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप आंसर करेक्ट करते हैं, लेकिन आपकी वर्ड लिमिट एक्सीड हो जाती है, आप वर्ड लिमिट से ज़्यादा लिख लेते हैं, तो आपका आंसर मार्क रॉन्ग हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 1 वर्ड बोला है तो आपको 1 वर्ड में ही लिखना है, 2 वर्ड बोला है तो 2 वर्ड्स, और अंडर 3 वर्ड्स तो अंडर 3 वर्ड्स में ही आपको लिखना है। तो पहले हम इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने वाले हैं। फिर दोस्तों, हम क्या करने वाले हैं, समरी कंप्लीशन से क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ पर आपको एक फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन कंप्लीट मिलेगी। जैसे कि मैं आपको बताऊंगा अभी, जब ये पैसेज आएगा, क्वेश्चन आएगा, आपको एक फर्स्ट लाइन दी होगी
और आपको एक लास्ट लाइन दी होगी। आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये फर्स्ट लाइन और ये लास्ट लाइन पैसेज में कहाँ है, और उसके बीच में ही आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो वो हम जब क्वेश्चन आएगा दोस्तों वो आपको करके बताएंगे। तीसरी चीज़ हमें ये करनी है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी कहा कि हम पूरी समरी यानी कि टेबल कंप्लीशन में जो भी हमको समरी दी है हम उसको पूरा पढ़ने वाले हैं, उसका मीनिंग समझने का ट्राई करेंगे, उसके बाद हम पैसेज में जाएंगे। तो दोस्तों पैसेज का नाम है हेनरी मूर, जैसे मैंने आपको अभी भी कहा 1898 टू 1986। बहुत ही इंटरेस्टिंग पैसेज है कैम्ब्रिज 15 से, और हमने शायद पहले कुछ वीडियोस में इसको यूज़ भी किया है। तो दोस्तों टेबल कंप्लीशन टाइप ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा, सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने वाले हैं। जो भी हमें समरी दी है टेबल के अंदर उसको ध्यान से पढ़ने वाले हैं, उसका मीनिंग समझने वाले हैं, फिर हम पैसेज में जाने वाले हैं। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी कहा था, यहाँ बात हो रही है, हम समझा रहे हैं टेबल कंप्लीशन, बट इसको आप फ्लो चार्ट कंप्लीशन में, फ्लो चार्ट टाइप के क्वेश्चन में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। सब कुछ सेम ही होगा, सिर्फ वहाँ पर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डिफरेंटली प्रेजेंट की जाएगी, बट क्वेश्चन टाइप सेम है। तो डेफिनेटली हम अब शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम अब इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। क्वेश्चंस 8 to 13, कंप्लीट द नोट्स बिलो, चूज वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर्स। तो दोस्तों ये बात नोट करने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चूज़ वन वर्ड ओनली। हमें वन ही वर्ड के अंदर चूज़ करना है, हमें वन वर्ड से ऊपर नहीं जाना है। तो चूज़ वन वर्ड ओनली फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर्स, राइट योर आंसर्स इन बॉक्सेस 8 to 13 ऑन योर आंसर शीट। तो जो फर्स्ट लाइन है इसकी हेडलाइन है वो है मूर्स कैरियर एज एन आर्टिस्ट। फ्लो टेबल टाइप के जो क्वेश्चन है, टेबल कंप्लीशन टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें एक खास बात यह है कि एक जो फर्स्ट लाइन होगी और लास्ट लाइन होगी लगभग आपको कंप्लीट दी जाती है। तो आप गैस कर सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो पैसेज में आपको कहाँ मिलेगा। सपोज करो दोस्तों जैसे कि ये 1930s ईयर दिया है, यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट लाइन है, मूर्स एग्जीबिशन एट लेसेस्टर गैलरीज इज क्रिटिसाइज्ड बाय द प्रेस, यानी कि मूर्स का जो एग्जीबिशन हुआ लेसेस्टर गैलरी में वो प्रेस ने बहुत क्रिटिसाइज किया, उसकी बहुत बुराई की। और हमारी लास्ट लाइन है, मूर्स सीरीज ऑफ ब्रॉन्ज फिगर्स मार्क्स ए फर्दर चेंज इन स्टाइल, यानी कि जो मूर के जो ब्रॉन्ज फिगर आए, जो सीरीज आई उनकी, वो ये दिखाते हैं कि उनकी जो स्टाइल है उसमें थोड़ा चेंज हो गया। तो जहाँ भी हमारे आंसर होंगे वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही होंगे दोस्तों पैसेज में। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें फर्स्ट ये ढूंढना है कि मूरे एग्जीबिशन एट लेसेस्टर गैलरी इज क्रिटिसाइज्ड बाय द प्रेस कहाँ पर है पैसेज में। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमारे सारे आंसर्स उसके बीच में ही हमें मिल जाएंगे। और जो हमारे आंसर होंगे दोस्तों ये सेक्शन के, ये जो पैसेज है इसके बहुत ही छोटे हिस्से में होंगे, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली। चलिए पढ़ते हैं पूरी समरी और वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। मूर्स इज अर्ज टू ऑफर हिज डैश एंड लीव द रॉयल कॉलेज। 1940s, Moore turned to drawing because dash for sculpting are not readily available. While visiting his hometown, Moore does some drawings of dash. Moore is employed to produce a sculpture of a dash. Dash start to bias Moore work. Moore's increased dash makes it possible for him to do more ambitious sculptures. और हमारी लास्ट लाइन 1950s, मूर्स सीरीज ऑफ ब्रॉन्ज फिगर्स मार्क्स ए फर्दर चेंज इन हिज स्टाइल। तो हमें ढूंढना क्या है दोस्तों, हमें ढूंढना है ये हाईलाइटेड फर्स्ट लाइन, मूर्स एग्जीबिशन एट लेसेस्टर गैलरीज इज क्रिटिसाइज्ड बाय द प्रेस, ये तो होना ही चाहिए। और जो फर्स्ट आंसर हमें फाइंड आउट करना है वो है, मूर्स इज अर्ज्ड टू ऑफर हिज डैश एंड लीव द रॉयल कॉलेज। तो एक बात गौर करने वाली है यहाँ पर दोस्तों कि जो ये फर्स्ट लाइन में जो ये वर्ड है लेसेस्टर गैलरीज, ये एक जगह का नाम है, ये एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है क्योंकि ये एक सेफ कीवर्ड है, ये नाम है, तो इसका सिनोनिम्स नहीं हो सकता। ये जैसे का तैसा हमें पैसेज में मिल जाएगा, तो हमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर भी ये नाम होगा वहीं पर हमारा उसके आसपास आंसर हमें मिल जाएगा। तो डेफिनेटली लेसेस्टर गैलरी को हम एज ए कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, हमें पूरा पैसेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम तेज़ी से स्कैनिंग करते हुए लेसेस्टर गैलरी ढूंढेंगे पैसेज में और उसके आसपास हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। स्कैनिंग मैंने आपको पहले भी कहा था दोस्तों, वो टेक्निक है जिससे हम पर्टिकुलर वर्ड पैसेज में फाइंड आउट करते हैं, बहुत फास्ट फाइंड आउट करते हैं। हम सिर्फ पैसेज पढ़ने का ट्राई नहीं करते, पैसेज समझने का ट्राई नहीं करते, सिर्फ हम वो पर्टिकुलर वर्ड लोकेट करने का ट्राई करते हैं।
तो उसको हम बोलते हैं स्कैनिंग। तो वही हम स्कैनिंग करने वाले हैं लेसेस्टर गैलरीज, और हम देखने वाले हैं कि ये कहाँ पर है पैसेज में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम पैसेज। पैसेज है दोस्तों हेनरी मूर 1898 to 1986। द ब्रिटिश स्कल्पचर हेनरी मूर वॉज ए लीडिंग फिगर इन द 20th century आर्ट वर्ल्ड। अब हमें पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, वी विल जस्ट स्कैन द वर्ड लेसेस्टर गैलरीज। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में लेसेस्टर गैलरीज नहीं मिला, सेकेंड पैराग्राफ में भी लेसेस्टर गैलरीज नहीं है दोस्तों, ओके थर्ड पैराग्राफ में भी लेसेस्टर गैलरी का कोई मेंशन नहीं है दोस्तों। अब देखते हैं फोर्थ पैराग्राफ में हमें मिलता है कि नहीं, और फोर्थ पैराग्राफ में भी हमें लेसेस्टर गैलरीज नहीं मिला। चलिए बढ़ते हैं फिफ्थ पैराग्राफ की तरफ। तो दोस्तों बढ़ते हैं पांचवें पैराग्राफ की तरफ। मूर्स एक्सेप्शनल टैलेंट सून गेन रिकॉग्नाइजेशन एंड इन 1926 ही स्टार्टेड वर्क एज ए स्कल्पचर इंस्ट्रक्टर at the Royal College. In 1933, he became a member of a group of young artists called Unit 1. The aim of the group was to convince the English public of the merits of the emerging international movement in the modern art and architecture. तो से यहाँ भी हमारे जो लेसेस्टर गैलरी है उसका कोई मेंशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Around this time, Moore moved away from the human figure to experiment with abstract shapes. In 1931, he held an exhibition at Leicester Galleries. So यहाँ पर हमें हमारा वर्ड मिल चुका है लेसेस्टर गैलरीज। अब हम इसके बाद बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं। His work was enthusiastically welcomed by fellow sculptors, but the reviews in the press were extremely negative and turned Moore into a notorious figure. तो दोस्तों जो बात की गई थी, जो हमारे जो टेबल कंप्लीशन में जो फर्स्ट लाइन में बात की गई थी कि मूर्स एग्जीबिशन एट लेसेस्टर गैलरीज क्रिटिसाइज्ड बाय द प्रेस, वही एग्जैक्टली यहाँ पर पैसेज में वही बात की गई है कि रिव्यूज इन द प्रेस वेर एक्सट्रीमली नेगेटिव एंड टर्न मूर इनटू ए नोटोरियस फिगर। आगे पढ़ते हैं। देयर वेर कॉल्स फॉर हिज रेजिग्नेशन फ्रॉम द रॉयल कॉलेज। तो दोस्तों हमारा आंसर जो है 8 का वो हमें मिल चुका है कि मूरे इज अर्ज्ड, यानी कि कॉल्स फॉर हिज रेजिग्नेशन, उनको फोर्स किया गया, इज अर्ज टू ऑफर हिज डैश यानी कि रेजिग्नेशन एंड लीव द रॉयल कॉलेज। तो हमारा आंसर यहाँ होगा डेफिनेटली रेजिग्नेशन। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं दोस्तों। ओके हमारा आंसर है दोस्तों रेजिग्नेशन। मूरे इज ऑफर्ड अर्ज टू ऑफर हिज रेजिग्नेशन एंड लीव द रॉयल कॉलेज। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारी जो टेबल कंप्लीशन में सेंटेंस था वो था मूरे टर्न्स टू ड्राइंग बिकॉज डैश फॉर स्कल्पटिंग आर नॉट रेडिली अवेलेबल। Let's read ahead, friends. And following year, when his contract expired, he left to start a sculpture department at Chelsea School of Art in London. Next para. Throughout the 1930s, Moore did not show any inclination to please the British public. He became interested in the paintings of Spanish artist Pablo Picasso, whose work inspired him to distort the human body in a radical way. At times, he seemed to abandon the human figure altogether. The pages of his sketchbooks from this period show his ideas for abstract sculptures that bore little resemblance to the human form. यहाँ पर हमारा आंसर नहीं है दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे इसके। In 1940, during the Second World War, Moore stopped teaching at Chelsea School and moved to a farmhouse about 20 miles north of London. A shortage of material forced him to focus on drawing. He did numerous small sketches of Londoner, later turning these ideas into large color drawing in his studio. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, Moore turns to drawing because dash for sculpting are not ready available. तो यहाँ पर जो हमारा जो आंसर है, a shortage of material force him to focus on drawing, यानी कि शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पर दोस्तों मटेरियल्स। मूरे टर्न्स टू ड्राइंग बिकॉज मटेरियल्स फॉर स्कल्पटिंग आर नॉट रेडिली अवेलेबल। तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए वो ड्राइंग की तरफ उनका ध्यान ज़्यादा गया। तो हमारा आंसर होगा मटेरियल्स। तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। While visiting his hometown, Moore does some drawings of dash. तो ये ध्यान रखना दोस्तों, while visiting his hometown. तो आगे पढ़ते हैं।
Okay. In 1942, he returned to Castleford to make a series of sketches of the miners who worked there. अब यहाँ पर एक ट्विस्ट है दोस्तों कि यहाँ पर डायरेक्टली मेंशन नहीं है उनका होम टाउन, बट यहाँ मेंशन किया गया है कि ही रिटर्न टू कैस्टलफोर्ड टू मेक ए सीरीज ऑफ स्केचेस ऑफ द माइनर्स, यानी ड्राइंग्स ऑफ द माइनर्स. सो हमारा आंसर होगा दोस्तों विदाउट एनी doubt with while visiting his hometown, Moore does some drawings of miners. तो नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं फ्रेंड्स. डैश स्टार्ट टू बाय मूर्स वर्क, लेकिन उसके पहले मूर इज एम्प्लॉयड टू प्रोड्यूस ए स्कल्पचर ऑफ ए डैश. तो किस में इनको एम्प्लॉयड किया गया, क्या प्रोड्यूस करने के लिए, स्कल्पचर ऑफ किसका, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो इन 1944 Harlow, a town near London, offered Moore a commission for a sculpture depicting a family. तो उनको एक कमीशन मिला, उनको मतलब एक एम्प्लॉयमेंट मिला, एक काम मिला, क्या करने का, एक स्कल्पचर बनाने का, किसका, एक फैमिली का. तो डेफिनेटली हमारा आंसर होगा फैमिली. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Moore is employed to produce a sculpture of a family. Next line, dash start to buy Moore's work. So the resulting work signifies a dramatic change in Moore's style away from the experimentation of the 1930s towards a more natural and humanistic subject matter. He did dozens of studies in clay for the sculpture, and these were cast in bronze and issued in edition of 7 to 9 copies each. In this way, Moore's work became available to collectors all over the world. So उनका work कलेक्टर्स को अवेलेबल हुआ, और किसने स्टार्ट किया खरीदना, कलेक्टर्स स्टार्ट टू बाय मूर्स वर्क. तो आवर आंसर विल बी कलेक्टर्स. नेक्स्ट लाइन फ्रेंड्स, मूर्स इंक्रीज डैश मेक्स पॉसिबल फॉर हिम टू डू मोर एम्बिशियस प्रोजेक्ट. I'm sorry, Moore's increased dash makes it possible for him to do more ambitious sculptures. तो ये लाइन हमें ढूंढनी है फ्रेंड्स. The boost to his income enable him to take on ambitious projects and start working on the scale he felt his sculpture demanded. तो उनकी क्या इंक्रीज हुई फ्रेंड्स, तो we can say that income, his increased income enabled him to take on ambitious project, यानी कि इनकम बढ़ी तो उनमें कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने मोर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए और बहुत ही बड़े स्केल पे काम करने लग गए. तो हमारी जो लाइन है यहाँ पर, मूर्स इंक्रीज income makes it possible for him to do more ambitious sculpture. और 1950s Moore's series of bronze figures marks a further change in his style. यानी कि अगर आप आगे पढ़ेंगे, इसमें हमें सारे आंसर मिल गए हैं दोस्तों, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा आगे पढ़ रहा हूँ. Critics who had begun to think that Moore had become less revolutionary were proven wrong by the appearance in 1950 of the first of the Moore series of standing figures in bronze with their harsh and angular piece forms and distinct impression of menace. तो ये आप देख सकते हैं लास्ट लाइन दोस्तों कि जो मूर्स है 1950s में यहाँ जो मेंशन किया गया है, मूर सीरीज ऑफ ब्रॉन्ज फिगर मार्क्स ए फर्दर चेंज इन स्टाइल. तो वही मेंशन किया गया इन 1950 ऑफ द फर्स्ट ऑफ मूर सीरीज ऑफ स्टैंडिंग फिगर इन ब्रॉन्ज with their harsh and angular piece forms and distinct impression of menace. Moore also varied his subject matter in 1950s with such work as warriors with shield and falling warrior. तो जो हमारी जो फर्स्ट लाइन थी दोस्तों, Moore's exhibition at Leicester Gallery is criticized by the press, और जो लास्ट लाइन थी, Moore's series of bronze figures marks a further change in his style. आप देखेंगे पैसेज में तो सारे आंसर उसके बीच में ही थे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था. तो दोस्तों ये थी हमारी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया फ्लो टेबल कंप्लीशन टाइप के क्वेश्चंस का, और सेम टाइप में आप फ्लो चार्ट कंप्लीशन क्वेश्चन भी कर सकते हैं. दोनों में सेम ही है, सिर्फ इंफॉर्मेशन डिफरेंटली प्रेजेंट की जाती है, बाकी सारी स्ट्रेटेजी, सारी टिप्स, सब कुछ सेम है. तो अगर आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे और फ्लो चार्ट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% इसमें स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. और इसमें आप फुल मार्क्स स्कोर करेंगे तो अल्टीमेटली आप हाई बैंड स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका एक अच्छा स्कोरिंग एरिया है जिसमें आप कंसिडरेट करें तो आप फुल मार्क्स आप इसमें ला सकते हैं. दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस में हमारे बहुत ही अच्छे रिस्पांस आए, जो हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, समरी कंप्लीशन और भी रीडिंग कवर बनाई, तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा आपको थैंक यू बोलते हैं.
इसी तरह आप हमारे सारे वीडियोस देखते रहिए दोस्तों। और जो भी आपको डाउट है और कुछ भी आपको कमेंट है और कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ये भी आप पूछ सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस टॉपिक पे बनाएं, नेक्स्ट वीडियो हम किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे बनाएं। फ्रेंड्स, रीडिंग प्रैक्टिस करते रहिए एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो रीडिंग की लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज हो जाएगी जस्ट बाय रीडिंग समथिंग एवरी डे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और आई जस्ट विश दैट ऑल ऑफ यू हैव ए वेरी वंडरफुल डे टुडे। थैंक यू सो मच।